हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन बर्ड्स में आप सबका स्वागत है। आपको काफी टाइम का बैग इसमें मिल गया गैप, क्योंकि कुछ रीजन थे जिसकी वजह से मैं आपको ये वीडियोस नहीं दे पाई। वापिस से मैं तुम्हें वीडियोस दे रही हूँ। जैसे हमारा जो चैप्टर चल रहा है राजनीतिक सिद्धांत में हम जो आज आगे पढ़ेंगे वो देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। हमें पता है राजनीतिक सिद्धांत कौन कौन से, जैसे लोकतंत्र है, स्वतंत्रता है, समानता है, ये सब क्या है हमारे राजनीतिक सिद्धांत है ना। तो ये सब हम राजनीतिक सिद्धांतों को कैसे पढ़ेंगे, इनके आदर्श सिद्धांत कौन से होंगे, इनके मूल्य क्या है, ये सारा हम इसमें आज देखेंगे। जैसे कि हमने देखा कि भारतीय और अमेरिकी संविधान में इन सबको सहेज कर रखा गया है। किनको? जैसे लोकतंत्र है, समानता है, स्वतंत्रता है। हमें पता है फ्रांस की क्रांति का आधार ही क्या था आधार? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। यानी इन्हीं आदर्शों को लेकर के फ्रांस की क्रांति हुई थी। उसको बाद में हमारे संविधान में भी हमने सम्मिलित उसको कर लिया है। तो हम देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़े। हालांकि इन संवैधानिक दस्तावेजों की उत्पत्ति रातों रात नहीं हुई। संवैधानिक दस्तावेज यानी कि हमारा जो संविधान है और देशों के भी संविधान है, उनकी उत्पत्ति क्या रातों रात थोड़ी हो गई। उनके लिए कितना टाइम लगा हमें भी पता है ना। हमारे संविधान में कितना टाइम लगा था बनने में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो ऐसे करके ये राजनीतिक सिद्धांत बने, हमारे संवैधानिक दस्तावेज तैयार हुए। इनके निर्माणों में इनके विचार और सिद्धांतों के आधार पर हुआ, जिन पर कौटिल्य जानते हैं, अरस्तु जानते हैं, लेकर जीन जैक रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर तक के समय में वाद विवाद होता आया है। यानी ये जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं, यानी कि चिंतक हैं, कौटिल्य को हम जानते हैं कौन है। कौटिल्य का पीछे पता है सबको? कौन है कौटिल्य? कौन थे कौटिल्य? बताइए, मुझे ध्यान आ रहा है तो आपको। हम जानते हैं अच्छी तरह से मौर्यकालीन। हम जब हमारे इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें हमारा मौर्यकालीन जो पीरियड था, उस समय भारतीय राजनीतिक चिंतक थे जिनकी कीर्ति भी थी। कौन सी कीर्ति थी? अर्थशास्त्र। सबको ध्यान है अर्थशास्त्र का? अर्थशास्त्र किसने लिखी? कौटिल्य ने लिखी थी। तो उन्होंने इसमें अपना राजनीति के बारे में विवरण दिया था पूरा, कि राजनीति कैसी होनी चाहिए। नाम तो क्या है उसका? अर्थशास्त्र, परंतु उसमें विषय क्या था? राजनीति का बारे में दिया गया था, राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में दिया गया था। इसी प्रकार अरस्तु को हम लेते हैं। अरस्तु कौन थे? सबको पता है अरस्तु कौन थे? तो अरस्तु जो थे प्राचीन यूनान के निवासी एवं महान राजनीतिक विचारक थे, और इन्होंने राजनीति विज्ञान पर ही कार्य किया। उन्होंने राजनीतिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। नोट करना इसको, अरस्तु को क्या कहा जाता है? राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये प्लेटो के शिष्य थे। हमने ये शिष्य और गुरु वाली कहानी तो सुनी होगी, अरस्तु, प्लेटो और फिर सुकरात। तो ये प्लेटो के शिष्य थे। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति, इनकी एक, जैसे अर्थशास्त्र किसकी प्रसिद्ध कृति थी? कौटिल्य की। इसी प्रकार अरस्तु की प्रसिद्ध कृति थी कौन सी? पॉलिटिक्स। इन्होंने इसी में सर्वप्रथम व्यवहारिक रूप से राजनीति का या राज्य का चित्रण किया था, और इन्होंने इस कार्य हेतु विश्व के लगभग 158 संविधानों का अध्ययन भी किया था। अब मान लो 158 संविधानों का अध्ययन करेगा तो उनकी सारी बातें ले लेगा ना वो। इन्होंने राज्य के साम्यवादी और सार्ववादी सिद्धांत को भी स्वीकार किया था। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं कौन? रूसो कौन थे? स्वतंत्रता की अवधारणा का प्रबल समर्थन करने वाले। जो हमारा राजनीतिक सिद्धांत है ना स्वतंत्रता, इसको इन्होंने रूसो ने ही प्रधानता दी थी। इन्होंने कहा था कि व्यक्ति जब पैदा होता है तो स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन जैसे ही वो समाज में, दुनिया में आता है, हर तरफ से वो जंजीरों से जकड़ जाता है। ये रूसो ने ही कहा था। ये फ्रांसीसी राजनीतिज्ञ थे, और इन्होंने अपनी पुस्तक, जैसे हमने देखा ना, कौटिल्य की कौन सी पुस्तक याद रखना? अर्थशास्त्र। अरस्तु की कौन सी पुस्तक? पॉलिटिक्स। और इसी प्रकार रूसो ने जो अपना विवरण दिया था, इनकी पुस्तक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें उन्होंने सामान्य इच्छा के रूप में लोकतंत्र की पराकाष्ठा का उल्लेख किया। यानी कि इन्होंने लोकतंत्र पर वर्णन दिया। इन्होंने मानवीय स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन किया एवं लोकतांत्रिक सरकार की वकालत भी की। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति में भी महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा है। अगला जो हम देखते हैं कार्ल मार्क्स का जो तुम आगे पूरा चैप्टर भी पढ़ोगे 12वीं क्लास में, इसमें जो कार्ल मार्क्स थे ये जर्मनी निवासी थे। कहाँ के थे ये? जर्मनी के थे, और 19वीं सदी के क्रांतिकारी विचारक भी थे। वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक इन्हें माना जाता है। अंडरलाइन करना इसको कि क्या थे ये? वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक। और इन्होंने पूंजीवाद की कटु आलोचना की।
एवं स्वतंत्रता की तुलना में समानता के महत्व को अधिक महत्व दिया। इन्होंने कहा कि जो समाज है दो वर्गों में बटा हुआ है, जिसके पास धन है वो शोषक वर्ग है और जिनके पास नहीं है वो शोषित वर्ग है। इनकी साम्यवादी अवधारणा ने तत्कालीन जो पीड़ित यानी कि उस समय के पीड़ित शोषित वर्गों की मुक्ति व संघर्ष का नवीन मार्ग दिखाया। इनकी पुस्तकें जैसे दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये दो पुस्तक इनकी इंपॉर्टेंट रही है। वाकई इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है। मोस्टली इनकी जो पुस्तक है दास कैपिटल और उसके कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसी प्रकार हमने देखे महात्मा गांधी को से तो सभी परिचित है, आप सब जानते हैं। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता भी हैं और इन्होंने जो हमारी स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा हुआ, तो आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारकों में भी इनका महत्वपूर्ण स्थान है। गांधी जी की कृति को सब जानते हैं ना, हिंद स्वराज। हम यहाँ देखेंगे, देखो गांधी जी ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी हिंद स्वराज। उसमें वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज्य के अर्थ की विवेचना की थी। स्वतंत्रता तो हम जान ही गए होंगे, स्वराज क्या होता है, स्वराज भी हम समझ गए होंगे, स्वयं का राज। इन्होंने अपनी इस पुस्तक में राजनीति के स्वतंत्रता और स्वराज के बारे में वर्णन दिया। कौन सी पुस्तक? गांधी जी की हिंद स्वराज। ऐसे ही अम्बेडकर जी को लेते हैं हम। अम्बेडकर ने जोरदार तरीके से तर्क रखा कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए और इन्हें संरक्षण मिलना चाहिए। हमें पता है कि आज जो हमारे संविधान में जो संरक्षण की व्यवस्था, आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, वो अम्बेडकर जी के विचार थे और उन्हीं के आधार पर ये आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। इनका मत गलत नहीं था, इनका चाहना था कि समाज में सभी वर्ग क्या हो, बराबर हो, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। इन विचारकों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता को प्रतिष्ठित किया। हमने देखा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा है ना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवाद धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक बनाने के लिए, तो उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता समानता की रक्षा के लिए ये सारे पॉइंट हमारे इसमें संविधान की प्रस्तावना में लिखे हुए हैं, तो इन्होंने इसमें दिया। अब भारतीय संविधान के अधिकार वाले अध्याय में किसी रूप में छुआछूत का निषेध किया गया और गांधी जी के सिद्धांतों को नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। हमें पता है कि हमारे एक तो मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है और नीति निर्देशक तत्व हैं। जो मूल अधिकार है व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए सचेत करते हैं। नीति निर्देशक तत्व जो है राज्य के लोक कल्याणकारी कार्य को बढ़ाने का प्रयत्न है। तो जो गांधी जी के विचार थे, गांधी जी के क्या क्या विचार थे हमें सबको लगभग पता है, सत्ता अहिंसा वगैरह, तो वो उसमें जो छुआछूत का निषेध किया गया है वो भी हमारे इसमें किसमें? नीति निर्देशक। हालांकि छुआछूत का तो हमारे निषेध का तो हमारा मूल अधिकार भी है। अनुच्छेद 17 के आधार पर हम किसी से छुआछूत नहीं कर सकते। तो गांधी जी के जो सिद्धांत थे, विचार जो थे, उनको हमने किसमें, हमारे संविधान में किसमें सम्मिलित किया गया? नीति निर्देशक सिद्धांतों में। समझ में आ गया? यहाँ तक हमने जो सारे जो ये राजनीतिक चिंतक थे इनको देखा हमने, कौटिल्य, अरस्तु, जीन जैक्स रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, अम्बेडकर। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी तो मैं इसलिए दी कि आगे चल के तुम्हारे सामने भी आएंगे, तो थोड़ा थोड़ा इनकी जो पुस्तकें हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं, तो तुम्हें इनको अच्छे से ध्यान करना है, बार बार इनको रिवीज करना है। आगे देखते हैं हम। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप से प्रतिबिंबित करता है जिनके हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण कर लिया है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं को अर्थ स्पष्ट करता है। कानून का राज, अधिकारों का बंटवारा और न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? समझ में आता है? न्यायिक पुनरावलोकन जैसी नीतियों का सार्थकता की जांच करता है। न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी मैं तुम्हें समझा देती हूँ अच्छी तरह से कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। जब भी कोई ऐसा कार्य होता है जिसको न्याय दिया जाता है, जिस पर न्याय दिया जाता है और बाय द वे न्यायपालिका को लगता है कि ये जो न्याय है ये सही नहीं है, उचित नहीं है, इस पर दोबारा से विचार किया जाए, तो उसको न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। यह काम विभिन्न विचारकों द्वारा अवधारणाओं के बचाव के युक्तियों की जांच पड़ताल के जरिए करता है। हालांकि जैसे हमारे रूसो, मार्क्स, गांधी राजनेता नहीं बन पाए, ये राजनेता नहीं थे, मोस्टली चिंतक थे, लेकिन इन्होंने विचार दिए उनको पीढ़ी दर पीढ़ी राजनेताओं को प्रभावित किया, क्योंकि इनके विचार जो इन्होंने जिस विषय पर चिंता की, क्योंकि विषय कौन सा लिया इन्होंने? राजनीति लिया। राजनीति पर चिंतन किया और चिंतन करके अपने व्यूज रखे। राजनेता नहीं थे लेकिन इन्होंने अपने व्यूज रखे, तो इस आधार पर जो इनके विचार थे उनके कौन प्रभावित हुआ? राजनेता प्रभावित हुए। साथ ही ऐसे बहुत से समकालीन विचार हैं जो अपने समय के लोकतंत्र या स्वतंत्रता के बचाव के लिए उनसे प्रेरणा लेते हैं। विभिन्न तर्कों की जांच पड़ताल के अलावा राजनीतिक सिद्धांतकार ताजा राजनीतिक अनुभवों की छानबीन भी करते हैं और भावी रुझानों तथा संभावनाओं को चिन्हित
करते हैं। अब हम देखो, इसमें हमारे एक चार्ट दिया हुआ है। इसमें क्या आप पहचान सकते हैं कि नीचे प्रत्येक कथन स्थिति में कौन सा राजनीतिक सिद्धांत मूल्य का प्रयोग किया गया? हमें बताना है। इसमें पढ़ो, देखो, मुझे विद्यालय में कौन से विषय पढ़ना है यह तय करना मेरा अधिकार होना चाहिए। ये क्या है बताइए मुझे फटाफट, क्या है ये? अधिकार। क्या है ये? अधिकार जो हमारा है, क्या है किसका अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। पहला क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया है। हमने हमारे संविधान में छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया है। कोई किसी से छुआछूत नहीं कर सकता। ये क्या है? हमारी समानता। ये क्या है? समानता। ये क्या? हमारी स्वतंत्रता। कानून के समक्ष सभी भारतीय समान हैं। ये क्या है? कानून का राज। क्या हुआ? कानून का राज। विधि का शासन, एक तरह से हम कह सकते हैं किसका शासन? विधि का शासन। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपनी पाठशालाएं और विद्यालय स्थापित कर सकते हैं। ये क्या हुआ? स्वतंत्रता एवं विशेष अधिकार। अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं चलाने का अधिकार है। तो ये कौन क्या हो गया? उनका विशेष अधिकार। भारत की यात्रा पर आए हुए विदेशी भारतीय चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। ये क्या हुआ? आप बताइए। नागरिकता, क्योंकि इसका अधिकार किसको है? सिर्फ नागरिकों को है इसका अधिकार। भारत में मत देने का, चुनाव लड़ने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को, किसी विदेशी को नहीं। मीडिया या फिल्मों पर कोई सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। ये क्या है? नकारात्मक स्वतंत्रता। क्या हो गई? नकारात्मक स्वतंत्रता। विद्यालय के वार्षिक उत्सव की योजना बनाते समय छात्र छात्राओं से सलाह ली जानी चाहिए। ये क्या हुआ? लोकतंत्र। हम जानते हैं कि लोकतंत्र में सारे कार्य जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के माध्यम से ही होते हैं। तो जो विद्यालय का वार्षिक उत्सव होता है उसमें सभी छात्रों की भागीदारी अगर ली जाती है तो क्या हुआ? ये एक तरह से लोकतंत्र की स्थापना। गणतंत्र दिवस के समारोह में प्रत्येक को भाग लेना चाहिए। ये क्या है? हमारा राष्ट्रवाद। ये हमारा राजनीतिक सिद्धांतों का राष्ट्रवाद आ जाएगा। हम अगर अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं तो हम अपने गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेते हैं। बाकायदा अपने राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, इन सब का सम्मान भी हम करते हैं। तो ये हमारे कुछ सिद्धांत थे। एक एक का पता मैंने तुम्हें बता दिया। पहला क्या था? स्वतंत्रता। दूसरा क्या था? हमारा समानता। तीसरा क्या था? हमारा कानून का शासन या विधि का शासन। चौथा क्या था? हमारा स्वतंत्रता या विशेष अधिकार। पांचवा क्या था? हमारा नागरिकता, यानी कि ड वाला। और च वाला क्या है? हमारा नकारात्मक स्वतंत्रता। और छ वाला हमारा हो गया लोकतंत्र। और ज वाला हमारा हो गया राष्ट्रवाद। ये हमारे सबको याद आ गए? सबके पास ध्यान में आ गया सबको ये? ठीक है। लेकिन क्या ये सब हमारे लिए प्रासंगिक है? क्या अब हम स्वतंत्रता और लोकतंत्र प्राप्त नहीं कर चुके? भारत सचमुच स्वायत्त और स्वतंत्र है? हालांकि स्वतंत्रता और समानता से संबंधित प्रश्नों का उठना बंद नहीं हुआ है, क्योंकि अब भी हमारे यहाँ हम मानते हैं कि हमारे लोकतंत्र है, हमें स्वतंत्रता भी है, हमें समानता भी है। हमारे संविधान में हमारे लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है जिसमें ये सारी चीजें आ जाती है। ऐसा इसलिए कि स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र से संबंधित मुद्दे सामाजिक जीवन के अनेक मामलों में उठते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रफ्तार से उनकी बढ़ोतरी हो रही है। जैसे राजनीतिक क्षेत्र में समानता समान अधिकारों के रूप में बनी हुई है, लेकिन ये आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में उसी तरह नहीं है। देखा कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में समानता बराबर नहीं ला सकते। हमें पता है कि आर्थिक रूप से तो लोगों को पूर्णतः समानता हम स्थापित कर भी नहीं सकते। लोगों के पास समान राजनीतिक अधिकार हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है समाज में उनके साथ जाति या गरीबी के कारण अभी भी भेदभाव होता हो। संभव कुछ लोगों को समाज में विशेष अधिकार प्राप्त हो, वहीं कुछ जैसे आवश्यकता के अनुसार दूसरे बुनियादी आवश्यकताओं को वंचित किया जा सका। कुछ लोग अपना मन चाहा लक्ष्य पाने के लिए सक्षम भी हो, जबकि कई लोग भविष्य में अच्छा रोजगार पाने के लिए स्कूली पढ़ाई भी ना कर सके। उनके लिए स्वतंत्रता क्या होगी? अभी दूर होगी। कहने का मतलब ये है कि जब तक समाज का विकास नहीं होगा, जब तक समाज सक्रिय नहीं होगा, राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर समाज जब तक आगे नहीं आएगा, तब तक हमारी स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र जैसे सिद्धांतों का कोई मतलब नहीं रहेगा। दूसरे, हमारे संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, हमें पता मूल अधिकार है हमारा, फिर भी हमें हरदम नई व्याख्याओं का सामना करना पड़ता है। एक तरह से खेल खेलने जैसे हम शतरंज या क्रिकेट खेलते हैं तो हम सीखते हैं कि उसके नियमों की व्याख्या कैसे करनी है। इस प्रक्रिया में हम खेल के नए और व्यापक अर्थ खोज निकालते हैं। ठीक इसी प्रकार
परिस्थितियों को मद्देनजर संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की निरंतर पुनर्व्याख्या की जा रही है। इसकी एक बानगी तो यह है कि आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल करने के लिए अदालतों द्वारा पुनर्व्याख्या की गई है। आजीविका समझते हैं ना, अपनी जीविका कमाने, यानी कि अपना जो बेसिक जरूरतें हो उनकी पूर्ति के लिए कार्य करना। सूचना के अधिकार की गारंटी एक नए कानून द्वारा दी गई। सूचना के अधिकार जानते हैं हम कि सरकार जो भी कार्य करती है, जो भी कानून बनाती है, उसकी जनता को भी सूचना होनी चाहिए। सूचना कि किस आधार पर ये कानून बनाया गया, इसका क्या रीजन रहा, तो ये सारा अधिकार क्या है? सूचना का अधिकार। हमें सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। भारतीय समाज बार बार नई चुनौतियों का सामना करता है। इस क्रम में नई व्याख्याएं पैदा होती हैं। समय समय के साथ जो संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन भी है। हमने देखा कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। यद्यपि न्यायिक व्याख्याएं और सरकारी नीतियां नई समस्याओं का सामना करने के लिए बनाई गई हैं। तीसरे देखो, जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, हम आजादी और आजादी से पर संभावित खतरों के नए नए आयामों की खोज भी करते हैं। कैसे? वैश्विक संचार तकनीकी दुनिया में आदिवासी संस्कृति या जंगल की सुरक्षा के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं को एक दूसरे से तालमेल करना आसान बना रही है। हम पता है इनसे आतंकवादियों और अपराधियों को भी अपना नेटवर्क कायम रखने की क्षमता दी गई है। हम देखते हैं कि जो आतंकवादी हैं, हम नक्सलवाद जिनको कह सकते हैं, अपराधी जो हैं, उनका नेटवर्क भी इसके साथ बन जाता है। भविष्य में इंटरनेट द्वारा व्यापार में बढ़ोतरी तय है। इसका अर्थ है कि वस्तु तथा सेवाओं की खरीद के लिए हम अपने बारे में सूचना ऑनलाइन कर दें, उसकी सुरक्षा हो, जानते हैं ना। इसलिए यूं तो इंटरनेटिजन यानी कि नेटिजन, अब इसका हमारा एक नंबर का प्रश्न आता है, नेटिजन किसे कहते हैं? क्या गया? नेटिजन किसे कहते हैं? अंग्रेजी में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले को क्या कहते हैं हम? नेटिजन। एक नंबर का क्वेश्चन है भैया, कई बार आता है। सरकारी नियंत्रण नहीं चाहते, लेकिन वे भी वैयक्तिक सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए किसी न किसी प्रकार का नियमन जरूरी मानते हैं। परिणाम स्वरूप प्रश्न उठाए जाते हैं कि इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों को कितनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि आज हमारी जो सारी आईडीज वगैरह है ये हैंग कर ली जाती हैं, तो इसमें कितनी स्वतंत्रता उनको दी जाए। क्या आप किसी अजनबी को अवांछनीय ईमेल भेज सकते हैं? चैट रूम में अपने उत्पाद का विज्ञापन कर सकते हैं? क्या सरकार आतंकवादियों का सुराग लगाने के लिए किसी के व्यक्तिगत ईमेल को ताकझाक कर सकती है? कितना नियमन न्यायोचित है, किसको नियमन करना चाहिए, सरकार को या कुछ स्वतंत्र नियामकों को? राजनीतिक सिद्धांत में हम इन प्रश्नों के उत्तर को भी देखते हैं, खोजते हैं। इसलिए ये बेहद प्रासंगिक है कि हमें राजनीतिक सिद्धांतों में इन सबको पढ़ना है। अब इसमें देखो, ये जो दिया है हमारा राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना, ये हम अगला पॉइंट आगे करेंगे। इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो समझ में नहीं आ रहा है उसको वापस से समझें, और अगर तुम्हें इन राजनीतिक चिंतकों के बारे में और जानकारी तुम्हें लेनी है तो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं तुम्हें इनकी और जानकारी दूंगी। धन्यवाद।